अभी यूट्यूब पे आ गए हैं तो रील्स देखते देखते थोड़ा सा पढ़ भी लें, क्योंकि रील्स देखने से आपका कैरियर नहीं बनेगा। आप सीमा हैदर और क्या क्या देखते रहेंगे, उसके बच्चे कितने हैं ये पूछा नहीं जाएगा। तो आज हम पढ़ते हैं प्रस्तावना के बारे में। तो प्रस्तावना है जो बहुत ही संविधान का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन। जैसे आप किसी से बायोडाटा मांगते हैं तो अपना नाम, पिता का नाम लिख के देता है, तो उसके बारे में पता चलता है कि ये चीज़ है। तो प्रस्तावना में ये पता चलता है कि हमारा संविधान कैसा है, यानी इंट्रोडक्शन की तरह होता है संविधान। अर्थात इसमें ये होता है कि जो संविधान का जो आदर्शों की बात की गई है उसको इसमें सजाया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श हैं। भारतीय संविधान के मूल आदर्श को समाहित कर प्रस्तुत किया गया है और उन आदर्शों को प्रस्तावना के द्वारा संविधान में उल्लेखित शब्दों को प्रस्तुत किया गया है। ये थी संविधान की भाषा। यानी आप अगर ऐसे भाषा में बोल सकते हैं तो जो प्रस्तावना है एक तरह से इंट्रोडक्शन है, यानी बायोडेटा है। अगर संविधान के बातों से हम समझते हैं तो संविधान की जो मूल आदर्श हैं, उस मूल आदर्श जो समाहित है उसको जो प्रस्तुत किया गया है, तो उन आदर्शों को प्रस्तावना के द्वारा संविधान में उल्लेखित शब्दों को प्रस्तुत किया गया है। तो ये थी प्रस्तावना के अर्थ का मतलब। प्रस्तावना का मतलब अगर संविधान के रूप से देखा जाए तो ये है। अब इसकी बात करते हैं आगे। इसने सबसे पहले इसको जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था। और ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना लिया कहाँ से गया था? तो प्रस्तावना जो लिया गया था इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। तो प्रस्तावना जो लिया गया था वो लिया गया था कहाँ से? एक तो अमेरिका से और दूसरा ऑस्ट्रेलिया से। अमेरिका से जो लिया गया था वो प्रस्तावना का विचार लिया गया था। क्या लिया गया था? प्रस्तावना का विचार, यानी प्रस्तावना लिया गया था। और जो प्रस्तावना की भाषा जो ली गई थी, प्रस्तावना की भाषा ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से। यानी अमेरिका से प्रस्तावना का विचार लिया गया था और ऑस्ट्रेलिया से भाषा लिया गया था। तो यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो अमेरिका से क्या लिया गया था? प्रस्तावना का विचार लिया गया था। और प्रस्तावना की भाषा किससे ली गई थी? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन अब दूर हो जाना चाहिए। अब कहा गया है इसमें, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बात हुई है, जिस शब्द से शुरुआत हुई है वो है हम भारत के लोग। यहाँ से शुरू हुआ है प्रस्तावना। कहाँ से शुरू हुआ है? हम भारत के लोग से हुआ है। और इसका जो अंत है, अंत लाइन 26 नवंबर 1949, यानी जो शुरू लाइन है हम भारत के लोग से इसकी शुरुआत हुई है और अंतिम जो है इसका हुआ है 26 नवंबर 1949 से हुआ है।
अब इसकी हम बात कर लेते हैं कि जो प्रस्तावना का जो स्रोत है वो कहाँ से है। तो प्रस्तावना का जो स्रोत है वो जनता से है। किसे है? जनता से। प्रस्तावना का स्रोत कहाँ है? जनता से है। यानी हम भारत के लोग, अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं हम भारत के लोग। जो प्रस्तावना का जो स्रोत है यानी जनता से है, अर्थात हम भारत के लोग, यानी यहाँ से स्रोत है और इसी से इसको शक्ति मिलती है। किससे शक्ति मिलती है? जनता से ही प्रस्तावना को शक्ति मिलती है, हम भारत के लोग से। यही इसका स्रोत है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब इसमें है जो स्वरूप कैसा है, प्रस्तावना का जो स्वरूप है यानी उसकी आकार की बात कर रहा है, उसका आकार कैसा है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो प्रस्तावना का स्वरूप है उससे है संप्रभु से। किसे? संप्रभु। सर्वप्रभु कहने का मतलब ये है, इस शब्द का मतलब ये है कि अब भारत जो है किसी पर निर्भर नहीं है निर्णय लेने में, ना आंतरिक रूप से ना बाहरी रूप से, वो खुद निर्णय ले सकता है। इसका मतलब ये संप्रभु शब्द से इसका यही मतलब है कि भारत अंतर रूप से और बाहरी रूप से खुद निर्णय लेने के लिए सही है। उसके बाद आता है समाजवादी। समाजवादी जो शब्द है ये यूरोप से लिया गया है समाजवादी। वहाँ का समाजवादी का अर्थ और भारत के समाजवादी का अर्थ भिन्न है। वहाँ का है कि समाजवादी है गरीबों से है, और यहाँ के जो समाजवादी है जो एकता से मिलजुल कर काम करने की बात करता है। उसके बाद है पंथ निरपेक्ष। क्या है? पंथ निरपेक्ष है। इसका मतलब ये है कि भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं है। भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं है, यानी जो भारत राष्ट्र है इसका कोई भी अपना धर्म नहीं है। यहाँ के जो जनता है उसका धर्म है, उसमें ये हस्तक्षेप नहीं करेगा, या कभी ऐसी जरूरत पड़ी तो नाम मात्र का हस्तक्षेप कर सकता है। तो भारत क्या है? एक पंथ निरपेक्ष देश है। उसके बाद आता है लोकतांत्रिक का मतलब है कि यहाँ पे जिसके सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है वो कौन है? वो है जनता। यानी जनता से ही इसे पावर मिलता है। यानी कह सकते हैं जो प्रस्तावना का ये जो स्वरूप है लोकतांत्रिक शब्द, ये जनता है, यानी जनता उसके लिए पावर का काम करती है, यानी इसको पावर देती है। आज लोग कहाँ से मिलता है पावर? तो हमारे संविधान को जो पावर मिलता है वो जनता से मिलता है। उसके बाद है गणराज्य। क्या है? गणराज्य का अर्थ और लोकतंत्र का अर्थ कभी कभी हम लोग एक जैसा समझते हैं, मगर थोड़ा सिमिलर है, मगर इसमें कुछ भिन्नताएं भी हैं। इसमें है कि लोकतंत्र का जो पावर है जो कहाँ से मिलता है? जनता से मिलता है, यानी जनता का ही ये तंत्र है। ठीक है, तो ये लोकतंत्र है। मगर इसमें जो गणराज्य शब्द है इसका मतलब है कि वंशागुणत नहीं होना चाहिए। जैसे जो यहाँ का शासन का जो राष्ट्रपति हैं तो ये वंशागुणत नहीं चलेगा, यानी राष्ट्रपति का बेटा या बेटी ही राष्ट्रपति नहीं बनेगी, तो ये वंशागुणत नहीं है। तो इसलिए इसको गणराज्य शब्द का मेन अर्थ यही होता है कि वंशागुणत नहीं चलेगा, यानी राष्ट्रपति के जो बेटे हैं या बेटियां हैं वो फिर राष्ट्रपति नहीं बनेगी, चाहे उसके पोते हों वो राष्ट्रपति नहीं बनेंगी। मतलब वंशागुणत नहीं चलेगा, यानी पीढ़ी दर पीढ़ियाँ नहीं चलेगी। इसमें चुनाव के स्तर पर ही किया जाएगा। उसके बाद हम समझ लेते हैं स्वरूप से के बाद हम लोग समझ लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। प्रस्तावना का उद्देश्य, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? इससे हमने समझ लिया कि स्रोत क्या है, इसका स्वरूप क्या है, और हम अब समझेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। ये प्रस्तावना लाने का मेन उद्देश्य क्या है।
तो इसका उद्देश्य हम समझेंगे। पहले न्याय की बात करेंगे। इसमें जो शब्द है न्याय, न्याय से हुआ जो प्रस्तावना है, जो हमारा संविधान है, 3 तरह का हमें न्याय दिलाता है। एक है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है हम जो हमारा प्रस्तावना है उसमें न्याय में 3 शब्दों की चर्चा की गई है। किसकी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि सभी को समानता के नज़र से देखा जाएगा, ठीक है। और आर्थिक में है कि आर्थिक में सबको आर्थिक रूप से बराबर लाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें इसी के तहत से मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है वो लाया गया है। और राजनीतिक है, राजनीतिक सबसे मतलब ये है कि जो भारत की जनता है उसको राजनीतिक रूप से तैयार करना है, ठीक है। उसमें राजनीतिक रूप में उनको पार्टिसिपेट करवाना है। तो ये हुआ आपके न्याय 3 तरह के दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कभी क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से प्रस्तावना में कितने कौन से न्याय की बात नहीं की गई है। तो वहाँ पे आपको ए ऑप्शन में दिया जाएगा सामाजिक, दूसरा में दिया जाएगा भारतीय आर्थिक और तीसरा में दिया जाएगा राजनीतिक और डी में दिया जाएगा धार्मिक। तो कौन सा नहीं है? तो धार्मिक नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारे संविधान के उद्देश्य में जो कितने तरह के न्याय की बात की गई है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के न्याय की बात की गई है। उसके बाद हम अगले पॉइंट पे जाते हैं। उसके बाद पे है स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की बात कही गई है, जो आपको मौलिक अधिकार में आपको वहाँ पे आपकी चर्चा की गई है। कितना है? से 19 में है जो चर्चा की गई है, 20 में है, 21 में है, ये सब में आपको 22 तक, 19 से 20, 21 और 22 तक ये स्वतंत्रता की उसमें बात की गई है। आपको बोलने का अधिकार, जीने का अधिकार। तो इसमें ये स्वतंत्रता शब्द का मतलब ये होता है। उसके बाद आपको कहा जाता है समता। समता यानी सबको बराबर रखने की बात की गई है। किसकी? सबको बराबर रखने की बात की गई है हर जगह पे। अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी पे उस पर आपको पक्षपात नहीं किया जाएगा, वहाँ भी आपको समता का अधिकार से आपको समान अधिकार दिया जाएगा। उसके बाद आप अगला शब्द समझ लेते हैं व्यक्तियों की गरिमा। किसमें? व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा जो किया गया है हमारे मौलिक अधिकार के एक अनुच्छेद 21 में इसमें बात किया गया है कि आदमी, उसमें तो दिया गया है कि और प्राण और देह की स्वतंत्रता इसमें है, मगर कौन सी प्राण, अगर जिंदा आप हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि नाले में जिंदा, नाले की तरह जिंदा, कीड़े की तरह जिंदा है। मतलब आपको सम्मान पूर्वक आपको जीने का अधिकार है। उसमें व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है अनुच्छेद 21 में। अगला शब्द आप देखेंगे, अगला शब्द है राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता। इस शब्द का कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में जो विविधताएं हैं, बहुत सारी विविधताएं हैं, विविधताएं में भी क्या है? अखंडता और एकता है। हर क्षेत्र में आपको भाषा अलग अलग राज्यों में अलग अलग आपको भाषाएं मिलेगी। आप हिंदी भी बोलते हैं तो हिंदी के भी बहुत सारे स्वरूप हैं अलग अलग तरह से, और आप अलग राज्य में तेलुगु, तमिल, ये सब भाषा है, अलग तरह के रहन सहन है, उसमें भी हमारी एकता है और अखंडता है। भिन्नता होने के बाद भी हमारे में एकता और अखंडता है। और लास्ट जो पॉइंट की बात की गई है वो पॉइंट है बंधुता। क्या है? बंधुता। यानी जो हमारा जनता है वो एक बंधुत्व रूप में रहे, यानी दोस्ती के रूप में रहे, ठीक है, यानी प्यार और भाईचारे से रहे, इस बंधुता का किया गया है। तो आपने पढ़ा था स्वरूप कितने तरह के थे? स्वरूप थे जो पांच शब्द में थे। एक था संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये सब थे जो स्वरूप थे। और उद्देश्य में आपने देखा क्या? न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता की बात कही गई है। तो आपने समझा कि प्रस्तावना में ये सब चीज़ को उल्लेख किया गया है। यानी आप एक तरह से संविधान का छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो आपको दिखाता है कि हमारा जो संविधान है, अगर कोई आदमी पहला पेज ये प्रस्तावना पढ़े तो समझ जाए कि ये जो भारत की जो
ये संविधान है वो कितना सुंदर है और इसमें कौन कौन सी बातें की सम्मोहित की गई है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि हमारा संविधान का स्वरूप कैसा है। ठीक है, उसके बाद हम अब बात करेंगे इस संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके बारे में बात करेंगे। तो एन ए पालकी वाला कौन है? एन ए पालकी वाला, इन्होंने क्या कहा है प्रस्तावना के बारे में? इन्होंने कहा है कि यह क्या है? परिचय है। संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। क्या है? एन ए पालकी वाला ने कहा है कि ये एक परिचय पत्र है। उसके अलावा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादीन कृष्णा स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना के बारे में कहा गया है कि ये दीर्घकालीन सपनों का विचार है। क्या है? दीर्घकालीन सपनों का विचार है। तो एन ए पालकी वाला ने क्या कहा है प्रस्तावना के बारे में? कि ये एक परिचय पत्र है। और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा है कि यह दीर्घकालीन सपनों का विचार है। और इसी को कहा गया है संविधान की आत्मा, और इसी को ही कहा गया है संविधान की कुंजी। अब संविधान की आत्मा के बारे में अब जब ये सुने तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो वो अनुच्छेद 32 को कहा है। अगर उसमें किसी नाम का उल्लेख नहीं किया गया है और सीधा लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो प्रस्तावना को कहा गया है। अगर उसमें कहा गया कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो अनुच्छेद 32 को कहा है। तो यहाँ पे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि अगर सीधा ऐसे लिखा रहे कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है तो प्रस्तावना को, अगर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा गया है तो अनुच्छेद 32 को कहा है। तो इस तरह से उस पर प्रस्तावना के बारे में अब ये विचार आए हैं किनके? एन पालकी वाला के, अल्लादी कृष्णा स्वामी के, और लोगों ने कहा है कि संविधान की आत्मा है और संविधान की कुंजी है। अब इस प्रस्तावना पे कुछ ऐसे वाद विवाद भी हुए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस पर एक आया था वाद बेरुवारी संघवाद आया था। कब आया था? 1960 में। कब आया था? 1960 में बेरुवारी संघ और बाद। इस पे एक केस था जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये प्रस्तावना है जो किसका? संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है, अर्थात इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, कोई संशोधन नहीं हो सकता है। जो बेरुवारी संघ बात था जो 1960 में आया था, किस पर जो केस था, तो इसमें कहा गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना है जो संविधान का अंग नहीं है, अतः इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक केस और आया जिस केस का नाम था केशवानंद भारती केरलवाद। ये आया था 1973 में। कब आया था? 1973 में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जो 1960 में अपना जो वक्तव्य दिया था उसको पलटते हुए, जो निर्णय दिया था उसको पलटते हुए 1973 में केशवानंद भारती केरलवाद में इसने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। प्रस्तावना है जो संविधान का
अंग है। क्या है? प्रस्तावना है जो संविधान का अंग है। इसमें संशोधन किया जा सकता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। अतः इसके मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। इसका मतलब बेरुबारी जो संघवाद 1960 में आया था, उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ये प्रस्तावना है जो संविधान का अंग नहीं है, तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। मगर उसके कुछ सालों बाद, करीब 13 सालों बाद, केशवानंद भारती केरल जो बाद आया था, उसमें 1973 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पिछले जजमेंट को पलटते हुए कहा था कि ये प्रस्तावना है जो संविधान का अंग है, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, मगर जो मूल ढांचा है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो ये था, इस पे 2 वाद हुए थे, एक था बेरुबारी संघवाद और एक केशवानंदवाद। ठीक है। उसके बाद ये जो संशोधन किया गया था, इसमें एक संशोधन भी हुआ था, एक ही संशोधन हुआ था। इसको हम मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एक ही संशोधन किया गया था। कितना? एक संशोधन। प्रस्तावना में पूछेगा कितना बार संशोधन किया गया है, तो मात्र एक बार ही संशोधन, अभी तक एक बार संशोधन किया गया है। वो कब किया गया था? ये किया गया था 42वां संशोधन था, 42वां संशोधन था, जो 73 में आया था केशवानंद भारती बाद, उसके 3 साल बाद, यानी 1976 की बात है। क्या है? 1976 की बात है। इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था, इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था। पहला था समाजवादी, समाजवादी, उसके बाद था पंथ निरपेक्ष, और तीसरा था अखंडता। क्या था? अखंडता। ये एक बार संशोधन किया गया है प्रस्तावना में, जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, यानी जो केशवानंद भारती केस था उसके 3 साल बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है। उसके बाद जब संविधान को, एक और है पॉइंट, संविधान को अंगीकृत किया गया था, संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया था अंगीकृत? अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी उसको, संविधान को सही शामिल कर लिया गया था, मान लिया गया था कि ये सही है। उसके बाद इसको बाद में 26 जनवरी 1950 में इसको लागू कर दिया गया। तो ये था प्रस्तावना के बारे में प्रमुख पॉइंट्स, जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है। और इससे आपको संविधान को समझने में बेहतर होगा कि इस तरह से आप संविधान को, प्रस्तावना अगर आप समझ लेते हैं तो संविधान को समझने में आपको बेहतर होगा। और इसमें अगर जो पॉइंट हमने एक एक करके इंडिकेट किया है, आपको छोटे से एग्ज़ाम से लेकर PCS IAS लेवल तक की इसमें आपकी इसकी तैयारी इसमें हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।